नमस्कार मित्रों, हिमांशु रंजन बात कर रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं पुरुषों के बारे में बात करने वाला हूं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल के पुरुष पहले के जमाने के पुरुष के हिसाब से बहुत ही कमजोर होते जा रहे हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल के पुरुष बहुत ही कम उम्र में ही बीमार पड़ जा रहे हैं, या उन्हें बहुत ही कम उम्र में ऐसी बीमारी हो जा रही है जो कि उन्हें नहीं होनी चाहिए थी? और आजकल के पुरुष में जो शारीरिक क्षमता है और जो मानसिक क्षमता है पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो चुकी है। आजकल के पुरुष वीर्यहीनता की ओर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आजकल के पुरुष में यह भी देखा गया है कि टेस्टोस्टेरोन भी पहले से काफ़ी कम होता जा रहा है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? पहले के पुरुष और आज के पुरुष में क्या अंतर है? इन सब बातों को हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो मित्रों, ये वीडियो आप सब के लिए, यानी कि जो भी पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे पुरुषों के लिए इस वीडियो को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे किसी भी उम्र के क्यों ना हो, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली पुरुषों पे समर्पित है। इस वीडियो में हम पुरुषों के बारे में बात करेंगे, पुरुषों की कमियों के बारे में बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि पुरुष क्यों आजकल कमजोर होते जा रहे हैं पहले के मुकाबले, और पहले के पुरुष ऐसा क्या करते थे जिससे कि बहुत ही ताकतवर और मजबूत होते थे, यहाँ तक कि वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों से ही मजबूत होते थे। और आजकल के पुरुष शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ही कमजोर होते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए, आपको सच में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप इस वीडियो में कहीं की बात को प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं तो आप भी अपने अंदर वास्तविक पुरुषत्व, यानी कि जिसे मर्दांगी कहते हैं ना, उसे आप पा सकते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आजकल के पुरुषों में पुरुषत्व और मर्दांगी की कमी तो कहीं ना कहीं हो रही है, और ये दिख भी रही है। तो इसे कैसे वापस लाया जा सकता है, और वास्तव में एक सच्चा पुरुष, एक पुरुषत्व वाला पुरुष, एक आप मान सकते हैं एक मजबूत मेल, मतलब कि एक पुरुष कैसे बना जा सकता है, इस वीडियो में जस्ट मैं आपको यही समझाने वाला हूं। ठीक है, तो मैं अभी आ गया हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दे रहा हूँ, जिससे कि आप भी वो चीज देख पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं जो भी आपको समझाने वाला हूँ इसे बहुत ही ध्यान से देखिए और समझिए। पहले के पुरुष वर्सेस आज के पुरुष, इनमें मैं कंपैरिजन करने वाला हूं। और इनमें मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं ताकि आप ये समझ पाए कि आजकल के पुरुष वो कौन सी गलती कर रहे हैं जो गलती पहले के पुरुष नहीं करते थे, जिसके कारण वर्षी पहले के पुरुष आज के मुकाबले काफी मजबूत और स्ट्रांग होते थे। उनमें असली वाली मर्दांगी या पुरुषत्व होती थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, मैंने यहाँ पर लिखा है, आज के पुरुष बनाम पहले के सनातनी पुरुष, यानी कि पहले के पुरुष सनातन धर्म का अच्छे से पालन करते थे, यानी कि एक सनातन धर्म वाली लाइफस्टाइल में रहते थे, आप कह सकते हैं, जिसे आज हिंदू धर्म भी कहा जा रहा है। तो जो हिंदू धर्म की जो परंपरा है, जो सनातन धर्म की जो परंपरा है, उसी परंपरा में पहले के पुरुष रहते थे, इसलिए ही वो काफी स्ट्रांग और मजबूत होते थे, है ना। अब देखिए कैसे, आप अच्छे से मेरी बात को समझिए, मैं गहन अध्ययन करने वाला हूँ। ठीक है, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी बनेगी तो मैं इसका सेकेंड पार्ट भी बना सकता हूँ, इसलिए ध्यान से आप मेरी बात को सुनते रहिए। तो देखिए, सनातनी पुरुषों का जीवन योग, आयुर्वेद और धर्म के नियमों पर आधारित था। यह केवल शारीरिक ताकत की बात नहीं थी, बल्कि मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक शक्ति का भी बहुत अद्भुत सामंजस्य था। आज के पुरुषों की कमजोरी का कारण उनका प्राकृतिक जीवन शैली से दूर होना और अशांत मन है। देखिए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में बता दिया गया है कि आजकल के पुरुषों की जो कमजोरी हो रही है उसका मेन कारण है प्राकृतिक जीवन शैली। आजकल के पुरुषों की प्राकृतिक जीवन शैली नहीं रही है, और आजकल के पुरुष प्रकृति के विरुद्ध काम करने लगे हैं, और उनका मन काफी ज्यादा अशांत हो गया है। आजकल के पुरुष में वो बात नहीं है जो कई सालों पहले के पुरुषों में हुआ करती थी। ठीक है, और आजकल के पुरुष इतने कमजोर, उनका मन इतना अशांत क्यों हो गया है, आइए हम समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टेबल बनाकर रखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ और बड़ा करके आपको दिखाता हूँ कि इस पर मैंने क्या लिखा हुआ है। ये जस्ट फॉर इंट्रोडक्टरी पर्पस के लिए है, मतलब इसके आगे भी बात होगी, लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए कि आपको क्या क्या जानने को मिलेगा, इसके लिए मैंने ये टेबल बनाया है, यहाँ पर मैंने अटैच किया है। तो अभी मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ, आप इसे देखिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए, पहले के सनातनी पुरुष और आज के पुरुष का तुलनात्मक अध्ययन। पहलू, शारीरिक शक्ति। पहले के सनातनी पुरुष योग, आयुर्वेद और सही खान पान के कारण शक्तिशाली थे। आज के पुरुष जंक फूड और सेडेंटरी लाइफस्टाइल से कमजोर है। पहलू, वीर्य यानी कि वाइटलिटी। ठीक है, पहले के सनातनी पुरुष ब्रह्मचर्य और संयम से वीर्यवान रहते थे, यानी कि जो पहले के पुरुष होते थे वो इतने स्ट्रांग कैसे होते थे। आज से पहले जमाने के पुरुष अपने वीर्य का उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही
करते थे। इसलिए पहले के पुरुष में क्या था कि वो महापुरुष होते थे। पहले आप देखेंगे कि काफ़ी अधिक महापुरुष हमारे भारत देश से निकल करके आते थे, लेकिन आज के ज़माने में महापुरुषों का आना काफ़ी अति दुर्लभ हो गया है, क्योंकि आजकल के पुरुष की वो जीवन शैली नहीं रही है। और आजकल के पुरुष अपने वीर्य का उपयोग केवल और केवल आनंद के लिए कर रहे हैं। संतान उत्पत्ति के लिए तो है ही, लेकिन आनंद के लिए आजकल के पुरुष अपने वीर्य का उपयोग सबसे अधिक करने लगे हैं। और जिस भी पुरुष के अंदर से वीर्य बहुत ही अधिक मात्रा में निकल जाता है तो ऐसे पुरुष कमजोर हुई जाते हैं। यदि कोई पुरुष वीर्यवान है तो ही वो पुरुष शक्तिशाली है। वो मानसिक रूप से भी शक्तिशाली होगा और शारीरिक रूप से भी शक्तिशाली होगा। वीर्य ही असली ऊर्जा होता है एक पुरुष का, यानी कि एक पुरुष की मर्दांगी, एक पुरुष का पुरुषत्व उसके वीर्यवान होने में ही है। लेकिन आजकल के पुरुष अपनी गंदी आदतों के कारण वीर्यहीन होते जा रहे हैं। वैसे ऐसे कार्य करके अपने वीर्य को बर्बाद कर रहे हैं और कमजोर हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, पहले के पुरुष ब्रह्मचर्य और संयम से वीर्यवान रहते थे, लेकिन आजकल के पुरुष अश्लीलता और बुरी आदतों के कारण वीर्य की बर्बादी कर रहे हैं। फिर तीसरा पहलू है आध्यात्मिक उन्नति। पहले के सनातनी पुरुष ध्यान करते थे, जप करते थे और तब से मानसिक शक्ति उनकी प्रबल होती थी। लेकिन आजकल के पुरुष केवल मोबाइल और सोशल मीडिया पर ही निर्भर हो गए हैं। इसी में वो दिन भर डूबे रहते हैं। जहां पहले के पुरुष सुबह जल्दी उठ करके योग, प्राणायाम, ध्यान, तप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, वह ना व्यायाम कर रहे हैं। और आजकल के पुरुष क्या कर रहे हैं, सुबह एक तो देर तक सोते हैं, है ना, सूर्योदय हो चुका है और काफ़ी देर तक बेड में पड़े हुए 8-9 बजे तक, ऊपर से उठने के बाद मोबाइल छेड़ते रहते हैं। तो ऐसे पुरुष से आप उनकी असली मर्दांगी का क्या ही अपेक्षा कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो चौथा पहलू है परिश्रम और लगन। तो पहले के सनातनी पुरुष क्या करते थे कि बचपन से ही कठोर परिश्रम करते थे, मानसिक परिश्रम भी और शारीरिक परिश्रम भी। लेकिन आजकल के पुरुष आलस और आराम तलब जीवन शैली में कुछ ज़्यादा ही ढुक चुके हैं और शारीरिक श्रम क्या होता है उन्हें तो पता ही नहीं है। आजकल के पुरुषों की मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप शारीरिक श्रम करना शुरू कीजिए। किसी न किसी वजह से आप अपने शरीर को खटाइए, काम में लगाइए। ऐसा कीजिए कि आप शारीरिक श्रम करें, पसीना आना चाहिए, ठीक है। और फिर है उपलब्धियां, अचीवमेंट्स, ठीक है। पांचवा पहलू, पहले के सनातनी पुरुष काफ़ी छोटी उम्र में ही महापुरुष बन जाते थे। ऐसे हमें काफ़ी सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। और भी ऐसे कई सारे महापुरुष हमारे भारत देश से हुए हैं, जैसे कि आप मान सकते हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद। इन सब ने बहुत ही छोटी उम्र में ही काफ़ी वीरता वाली काम की थी। इतनी वीरता वाली काम इतने छोटे उम्र में आजकल के पुरुषों के लिए करना तो काफ़ी मुश्किल हो गया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और आज के पुरुष क्या करते हैं कि देर से परिपक्वता और उपलब्धियों में कमी, यानी कि आजकल के पुरुषों में मैच्योरिटी भी काफ़ी लेट से आ रही है और अचीवमेंट तो नहीं मिल रही है और मिल रही तो काफ़ी लेट से मिल रही है। लेकिन पहले उनकी जीवन शैली ऐसी थी कि वो बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स कर लेते थे, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन लेवल की बात करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। एक पुरुष में कितनी मर्दांगी होगी, यानी कि उसमें कितना पुरुषत्व होगा और कितना वो पुरुष अट्रैक्टिव होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस पुरुष में टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है। तो पहले पुरुष प्राकृतिक जीवन शैली जीते थे, प्राकृतिक खान पान होती थी और वे अनुशासन में रहते थे, अनुशासन के उच्च स्तर तक रहते थे, मतलब हाई लेवल के डिसिप्लिन में रहते थे, जिसके कारण क्या था कि उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल पर्याप्त होती थी और उसमें असली वाली मर्दांगी होती थी। लेकिन आजकल के पुरुष में क्या है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल तो कम हो ही रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि तनाव ज़्यादा हो रहा है आजकल के पुरुषों में। नींद की कमी के कारण वो कभी भी उन्हें नींद आने लगती है ना, इंसोम्निया बढ़ते जा रही है, रात को सो नहीं रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, ठीक है, दिन में लेट से उठ रहे हैं, उनकी पूरी सोने की जो होती है रूटीन वो बिगड़ चुकी है, बुरी आदतों में लग चुके हैं, नशा कर रहे हैं, है ना। तो बुरी आदतों से क्या हो रहा है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल में गिरावटें आ रही है। आजकल के पुरुष अपने युवा अवस्था में भी नहीं पहुंचते हैं और सिगरेट बीड़ी का सेवन करने लगते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं, हस्त मैथुन जैसी गंदी कार्य करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत ही कच्ची उम्र से ही उनका वीर्य क्षय होता है और वो वीर्यहीन होने लगते हैं। और आजकल के पुरुष क्या कर रहे हैं कि स्त्रियों का सम्मान करना बंद कर दे रहे हैं। पहले के पुरुषों में स्त्रियों के प्रति बहुत ही अधिक सम्मान होता था, लेकिन आजकल के पुरुष क्या कर रहे हैं कि स्त्रियों के पीछे पागल है, ठीक है। स्त्रियों के बारे में गंदी गंदी टिप्पणियां करते हैं, स्त्रियों को लेकर हमेशा माँ बहन के नाम पर गालियां गलौज करते रहते हैं और माँ बहन के गाली गलौज के तरीके से ही एक दूसरे से
बात करते रहते हैं, ठीक है, स्त्रियों के अंगों के बारे में बात करते रहते हैं, स्त्रियों के पीछे भागते रहते हैं, उन पर गलत टिप्पणियां करते रहते हैं, गलत चीज़ें देखते हैं, गलत चीज़ सुनते हैं। आजकल के पुरुष स्त्रियों को बस भोग की वस्तु समझते जा रहे हैं और पागल है स्त्रियों के प्रति, है ना। मतलब आजकल का एक ट्रेंड बन गया है कि अगर किसी टीनेज के पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो सिंगल है, तो वो मतलब बहुत ही बुरी बात है, ठीक है। मतलब गर्लफ्रेंड होना आजकल ट्रेंड बन गया है। और अगर मतलब जस्ट फॉर मस्ती के लिए, है ना, ये कोई मैच्योरिटी वाली बात नहीं है, सिर्फ इनफैचुएशन है, आकर्षण है, उसके लिए बस एक गर्लफ्रेंड होना चाहिए। आजकल के पुरुष स्त्री को एक गर्लफ्रेंड के तौर पर, एक भोग के तौर पर, मस्ती करने के तौर पर स्त्रियों को एक आवश्यकता समझने लगे हैं, तो जो कि बहुत ही बुरी बात है। और अगर कोई स्त्री उनसे रुष्ट हो जाती है, उन्हें मैसेज में रिप्लाई नहीं करती है, तो अपना सारा दिन उस स्त्री के सोच में ही डूबे रहते हैं और इस बात को सोचते हैं कि क्यों नहीं उसने मुझे रिप्लाई किया। एक स्त्री का घर ढूंढने के लिए बहुत ही अधिक अपना टाइम को वेस्ट करते हैं। जिस उम्र में उन्हें अपनी करियर पर ध्यान देना चाहिए, अपने गोल्स पे काम करना चाहिए, पहले वो कुछ बन जाए, मैच्योर अच्छे से हो जाए, स्टेबल हो जाए, लेकिन नहीं, इस पे ध्यान देना छोड़ करके वो केवल स्त्रियों से बात करने में लगे हुए रहते हैं, घंटों बात करते हैं और अपने समय को बर्बाद करते हैं और अपने वास्तविक पुरुषत्व को वो भूल रहे हैं। तो ऐसे पुरुष को आप कमजोर पुरुष ही समझिए। ऐसा पुरुष असली पुरुष नहीं होता है। अरे वास्तविक पुरुष तो वो होता है, मतलब जो वास्तविक पुरुष होगा ना, स्त्रियां खुद उनके पास जाएगी। उस पुरुष को इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि वो स्त्रियों के पीछे भाग रहा है। वास्तविक पुरुष वही जो कि अपने गोल्स पे क्लियर रहे, जो अपने रूटीन को लेकर डिसिप्लिन रहे और वो समझे कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। एक पुरुष की जो भी उत्तरदायित्व है उसके फैमिली को लेकर, या फिर आगे चलकर जो उसकी पत्नी आएगी तो उस पत्नी को लेकर जो भी दायित्व है, एक सच्चा पुरुष इस बात को समझता है और वो अपने विवाह से पहले ही कैसे उसकी जीवन शैली होनी चाहिए वो पहले से इसकी तैयारी करता है, पैसे जमा करता है, अपनी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, वो मैच्योर होता है, अच्छे से बिहेव करता है, वो जानता है कि स्त्रियों से कैसे बिहेव करना है, ठीक है, अपनी फैमिली को वो कंट्रोल करता है, अपनी फैमिली को वो संभालता है। एक सच्चा पुरुष ऐसा होता है। लेकिन आजकल के पुरुषों की मैं बात क्या ही करूं, उनकी बात मतलब मैं उनके बारे में सोचता भी हूं तो मुझे बहुत ही खराब लगता है कि आजकल के पुरुषों को क्या हो गया है कि वो गंदी बात करने में ही, लड़कियों के अंगों के बात करने में ही और गाली गलौज दे के बात मतलब कि उसी को लेकर वो मर्दांगी समझने लगे हैं, ठीक है। मतलब आजकल के पुरुषों का ऐसा सोचना हो गया है कि जब तक वो अपने प्राइवेट अंग को घिसेंगे नहीं और वीर्य का क्षय नहीं करेंगे तब तक वो मर्द नहीं है, पुरुष नहीं है। आजकल के पुरुषों में ऐसी मानसिकता घुसते जा रही है जो कि उन्हें वास्तव में पुरुषहीन बना रही है, वीर्यहीन बना रही है। अब मैं आपको क्या ही बोलूँ, आप बस वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है, आप बस बने रहिए, ठीक है। देखिए तो टेस्टोस्टेरोन लेवल में गिरावट क्यों आ रही है, मैं आशा करता हूं कि अभी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ता हूं। अभी मैं बात करूंगा शारीरिक शक्ति और वीर्य का महत्व। पहले के पुरुष वीर्यवान और ताकतवर क्यों थे? क्योंकि वो वीर्य की रक्षा करते थे। सनातन धर्म में वीर्य को ऊर्जा का मूल स्रोत माना गया है। आयुर्वेद कहता है वीर्यम बलम वीर्य आयु, वीर्य हमारे शरीर और आयु का आधार है। वीर्य बचाने से शरीर में ऊर्जा का संरक्षण होता था। पहले के पुरुष आयुर्वेदिक जीवन शैली जीते थे। पहले के पुरुष आयुर्वेदिक आहार जैसे देसी गाय का देसी दूध, देसी घी, शहद, अश्वगंधा और च्यवनप्राश का सेवन करते थे। ये पदार्थ शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ाते हैं। शारीरिक मेहनत, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में बच्चे बचपन से ही धनुर्विद्या, दौड़ और व्यायाम करते थे, कृषि करते थे, युद्ध अभ्यास करते थे और शारीरिक परिश्रम करते थे। ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा होता था। किसी भी पुरुष में पुरुषत्व तभी डेवलप हो सकती है जब वो शारीरिक मेहनत करे। बिना शारीरिक मेहनत से पुरुष सिर्फ नाम का पुरुष होगा, उसमें कोई पुरुषत्व नहीं होगा और ना ही उसे कोई स्त्री अट्रैक्ट होने वाली है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और पहले के पुरुष क्या करते थे, योग और प्राणायाम तो करते ही करते थे। ये उनके हर दिन का जीवन शैली का हिस्सा होता था, जैसे कि सूर्य नमस्कार और प्राणायाम, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, और उनकी मांसपेशियां, ये सब करने से क्या होता था कि उनकी मांसपेशियां मजबूत होती थी। यह अभ्यास शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाते थे। और आजकल के पुरुषों की बात मैं क्या ही करूं, वीर्यहीन और कमजोर हो रहे हैं क्योंकि वो वीर्य का अपव्यय कर रहे हैं। ये देखिए, अश्लील सामग्री और सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से वीर्य नष्ट हो रहा है। किस तरह नष्ट हो रहा है कि वो बस आनंद के लिए, केवल और केवल एक भौतिक और तामसिक आनंद के लिए अपने वीर्य का क्षय कर रहे हैं, है ना। अपने प्राइवेट अंगों को घिसना तो जैसे उनका ट्रेंड बन गया है और इसी को मर्दांगी समझ रहे हैं। ये उनकी नपुंसकता और उनकी मूर्खता का ही आप बोल सकते हैं परिणाम है कि वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। और वो समाज को ही बता रहे हैं कि वो मतलब किस माइंडसेट के हैं। अच्छे माइंडसेट को नहीं कहेंगे ऐसे लोगों को। धर्मशास्त्रों में कहा गया है वीर्य का अपव्यय शरीर को कमजोर और मन को अशांत करता है। समझिए आजकल के पुरुष कमजोर क्यों हो रहे हैं। आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। और आजकल के पुरुष तो जंक फूड के बिना रह ही नहीं सकते। पहले के सात्विक भोजन की जगह आज के पुरुष प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं।
प्रोसेस्ड फूड यानी कि पैकेट वाले जो भोजन होते हैं वैसे भोजन आजकल के पुरुष करने लगे हैं और जंक फूड खाते हैं। आजकल के पुरुषों को तो ऐसा हो गया कि वो जंक फूड के बिना रह ही नहीं सकते। और आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए कि जो पुरुष का वेट अच्छा है तो वो पुरुष अंदर से भी ताकतवर होगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, वास्तविक ताकत बाहर से नहीं दिखती, मतलब बाहर से दिखती है लेकिन अंदरूनी ताकत भी वास्तविक ताकत होती है। ऐसे कई सारे पुरुष हैं जो बाहर से आपको हेल्दी में भी दिख सकते हैं लेकिन वो बहुत जल्दी थक जाते होंगे, उनमें मानसिक अवसाद रहता होगा, बहुत जल्दी क्रोध करते होंगे, उनके माइंड पे उनका कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, तो जो अंदर और बाहर दोनों से मजबूत है वही वास्तविक मजबूत व्यक्ति है। ठीक है, आप प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड खा के क्या हो रहा है कि पुरुष फूल तो जा रहे हैं, शरीर तो लग रहा है कि भारी भरकम बड़ा हो गया लेकिन जस्ट कचरा भरा हुआ है उसमें। जो पुरुष प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड खा के अपना शरीर बनाए हैं ना, तो उनमें वो ताकत नहीं होगी। जो पुरुष सात्विक भोजन करके अपनी बॉडी बनाए हैं उनमें ताकत होगी, बहुत ताकत होगी। लेकिन ये प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड वाले पुरुष में आप ताकत की उम्मीद तो मत ही कीजिए, है ना, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड क्या करते हैं कि शरीर में हार्मोनल असंतुलन पैदा करते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? देखिए, और आजकल के पुरुष में तो आप जानते हैं कि ऐसी जीवन शैली हो गई कि शारीरिक मेहनत की कमी है। ठीक है ना, आजकल के पुरुषों की फेवरेट चीज क्या हो गई है? बाइक। कहीं भी जाओ तो बाइक से जाओ। ठीक है, अगर अधिक दूर है, मतलब कि मैं ऐसा मानता हूं कि यदि आपको 5 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करनी है तो आप बाइक का उपयोग कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई और वाहन है जैसे स्कूटी हो गया या वो टीवीएस होती है वो, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको 5 किलोमीटर से कम दूरी तय करनी है फिर भी आप बाइक का उपयोग कर रहे हैं तो आप शारीरिक मेहनत करने से बच रहे हैं। आप या तो चाहिए पैदल चल करके या फिर साइकिल का उपयोग कीजिए। यानी कि आपको ऐसा बहाना ढूंढना चाहिए कि आपको शारीरिक श्रम करना पड़े, क्योंकि पुरुष के लिए शारीरिक श्रम करना बहुत ही अधिक आवश्यक है। ठीक है, लेकिन आजकल के पुरुष का फेवरेट हो गया है बाइक, हर चीज़ उन्हें बाइक से करनी है। तो ना तो वो साइकिल चला रहे हैं ना ही वो पैदल चल रहे हैं, तो वो शारीरिक मेहनत कम उम्र से ही नहीं कर रहे हैं। और इसका असर होगा कि वो बहुत ही चिड़चिड़े हो जाएंगे, गुस्से स्वभाव के हो जाएंगे, उनमें डिसिप्लिन की कमी होगी, प्रॉपर गोल वो अपना सेट नहीं कर पाएंगे, सही गलत में वो अंतर नहीं कर पाएंगे, उनकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी, वो अहंकारी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, मतलब राक्षसी प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं ऐसे पुरुष जो पुरुष शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं और केवल जंक फूड और मस्ती मजाक में ही अपना समय गुजारते हैं, स्त्रियों के प्रति गलत दुर्भावना रखते हैं, गलत सोच रखते हैं, गलत बातें करते हैं। ऐसे पुरुष का जीवन में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए आप ये प्रयास कीजिए कि कुछ भी हो, अगर 5 किलोमीटर से कम दूरी तय करना है तो या तो पैदल जाएंगे या तो हम साइकिल का उपयोग करेंगे। ठीक है, इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए और व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। ठीक है, और कौन से प्राणायाम करने हैं इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। अगर वीडियो लंबी होगी तो मैं अगले वीडियो में बात कर सकता हूं, लेकिन बात मैं जरूर करूंगा, आप बस बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। ठीक है, अब देखिए आगे तो क्या हो रहा है कि शारीरिक मेहनत की कमी है आजकल के पुरुषों में। टेक्नोलॉजी और मशीनों के कारण आज के पुरुष मेहनत कम कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि आजकल के पुरुषों में मेटाबॉलिज्म और शारीरिक ताकत घट जाती है। ठीक है, और इनका असर उनमें दिखता भी है, आजकल काफी कम उम्र में ही बीमार पड़ जाते हैं। अब बात करते हैं मानसिक शक्ति के बारे में, ध्यान और संयम। पहले के पुरुष मानसिक रूप से मजबूत क्यों थे? क्योंकि वो ध्यान और जप करते थे। ध्यान से मन का संतुलन और स्मरण शक्ति यानी कि जो आपका मेमोरी पावर है वो बढ़ती है। श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है कि उद्धरेत आत्मनः आत्मनम न आत्मनम अवसादयत आत्मा एव ही आत्मनः बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः। और इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देखिए, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने लिख करके रखी है। ठीक है ना, देखिए हर एक वर्ड का मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ना। उठाना, ऊपर उठाना, आत्मा के द्वारा स्वयं को नीचे गिरने ना देना। आत्मा ही आत्मा का मित्र है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अब इसका क्या अर्थ है, इसकी पूरी व्याख्या मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आत्म बल से खुद को ऊपर उठाए। आत्मा या मन, इस श्लोक के व्याख्या में आप आत्मा को मन की तरह देख सकते हैं, यानी कि आप आत्मा को मन की तरह समझ सकते हैं कि आत्मा या मन को गिरावट की ओर ना ले जाए। यदि मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण रखता है तो उसकी आत्मा उसका सबसे बड़ा मित्र बनती है, लेकिन अगर वह स्वयं पर नियंत्रण खो देता है तो वही आत्मा उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है। इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या भी मैंने लिख करके रखी है। ठीक है, यहाँ पर यह मतलब है आत्मशक्ति का महत्व यहाँ बताया जा रहा है इस श्लोक में। यह श्लोक आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का प्रतीक है। इंसान को बाहरी सहारे पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपना उद्धार खुद करो। जो स्वयं अपना भला नहीं कर सकता वो दूसरों का भला कैसे करेगा? तो पहले आप खुद का तो भला कर पाइए। मतलब कि आप पहले इस योग्य तो बढ़िए कि आप पहले खुद का भला कर सकते हैं,
तभी ना आप दूसरों का भला कीजिएगा। मतलब अगर एक पुरुष जब खुद का भला कर सकता है तभी ना वो अपनी फैमिली को संभालेगा, अपनी पत्नी को देखेगा, अपने बच्चों को देखेगा, ठीक है। और आजकल के पुरुष अगर खुद पे निर्भर नहीं है, यानी कि अगर वो खुद का ही भला नहीं कर पा रहे हो तो वो औरों का भला कैसे करेंगे। आप उनसे ऐसी अपेक्षा रख भी कैसे सकते हैं कि जो पुरुष अपना ही भला नहीं कर पा रहे तो वो आपका भी भला कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पुरुषों को ऐसा होना चाहिए कि वो पहले खुद का भला करने सीखे, वो इस योग्य बन जाए कि वो खुद का अच्छे से भला कर पा रहे हैं। अगर एक पुरुष अपने आप को अच्छे से मेंटेनेंस में रखता है तो इस बात की गारंटी है कि वो अपने फैमिली को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को भी मेंटेनेंस में रख लेगा। और जो पुरुष खुद ही मेंटेनेंस में नहीं है तो उससे आप क्या ही अपेक्षा करेंगे कि वो औरों को भी मेंटेनेंस में रख सकता है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मित्र और शत्रु का अर्थ क्या समझिए। यदि आपका मन नियंत्रित और सकारात्मक सोच वाला है, मेरी बात को ध्यान से समझिए, यदि आपका मन नियंत्रित यानी कि कंट्रोल्ड और सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग वाला है तो यह आपका मित्र है। लेकिन अगर आपका मन असंयमित यानी कि नियंत्रण में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है और नकारात्मक यानी कि नेगेटिव है तो यह आपका सबसे बड़ा शत्रु है, ठीक है। और देखिए, मन पर नियंत्रण क्यों जरूरी है, मेरी बात को समझिए। अनियंत्रित मन को नियंत्रण में करने के लिए गलत आदतें विकसित करता है, क्योंकि अनियंत्रित मन यानी कि जिनका मन कंट्रोल में नहीं है तो क्या होता है कि ऐसे पुरुष गलत आदतों में पड़ जाते हैं। जैसे कि आजकल के पुरुष गलत आदतों में पड़ गए हैं, अश्लील वीडियो देखते हैं, नशा करते हैं आजकल के कम उम्र के पुरुष। क्यों? क्योंकि उनका मन नियंत्रण में नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनियंत्रित मन गलत आदतें विकसित करता है, क्रोध, लोभ और मोह की ओर ले जाता है, आत्मगौरव और आत्मबल की हानि करता है। और नियंत्रित मन क्या करता है? अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, संयम यानी कि कंट्रोल और आत्मसंवर्धन में मदद करता है, इंसान को मानसिक और आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचाता है। ऐसे पुरुष कंट्रोल्ड रहते हैं और ऐसे पुरुष को पता है कि उन्हें कब और क्या बोलना है और कब और क्या करना है और औरों के साथ, खास करके स्त्रियों के साथ कैसे व्यवहार करना है। ऐसे पुरुष अपने तन मन सब चीज से मजबूत होते हैं और ऐसे पुरुष से जिनका मन नियंत्रण में रहता है और ये सारी चीजें उस पुरुष के जीवन शैली में होती है जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो ऐसे पुरुष से ही सभी अट्रैक्ट होते हैं और स्त्रियां भी अट्रैक्ट होती है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैं स्त्री के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको स्त्री के प्रति अट्रैक्शन मतलब वो करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप जो इतनी पागल रहते हैं किसी स्त्री के पीछे ना, आप पहले खुद पे ध्यान दीजिए। आप खुद अगर अच्छे बन जाएंगे ना तो स्त्री खुद ही आपके पास आएगी और अच्छी स्त्री आएगी, संस्कार वाली स्त्री आ सकती है आपके पास। आप खुद ही समझ पाएंगे कि कौन स्त्री के साथ आपको रहना है और कौन सी स्त्री के साथ आपको नहीं रहना है, यानी कि विवाह किस स्त्री के साथ करना है आप इसका निर्णय खुद ले पाएंगे। आप में इतनी समझ होगी कि कौन सी स्त्री आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो इसके लिए आप खुद को डेवलप कीजिए। मैं बस यहाँ पर मेरा मोटिव यही आपको समझाने का, ठीक है ना। मैं आपको स्त्री के पीछे भागने के लिए प्रेरित बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको खुद को सही करने के लिए और खुद को वास्तविक पुरुष बनाने के लिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ। अगर आप वास्तविक पुरुष बनते हैं तो अच्छी स्त्री आपके जीवन में खुद ब खुद आ जाएगी। आपको उतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जितनी मेहनत आप अभी कर रहे हैं, ठीक है, जो आजकल के पुरुष कर रहे हैं। आप तो केवल मतलब आप तो बहुत ही अच्छे हैं, मुझे पता है। अब देखिए, अध्यात्म और मनोविज्ञान का सामंजस्य, अध्यात्म का दृष्टिकोण, आत्मा का विकास और उन्नति ही मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है। मनोविज्ञान का दृष्टिकोण, पॉजिटिव सोच और आत्म विकास की तकनीक से मनुष्य की क्षमताओं का विस्तार होता है। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण समझिए। मित्र आत्मा यानी कि मित्र आत्मा किसे कहते हैं? यदि आपका मन सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है और आपके जीवन में अभ्यास और अनुशासन होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक विद्यार्थी रोज पढ़ाई करता है और परीक्षा की तैयारी में नियमित रहता है, वह आत्म नियंत्रण का पालन करता है, परिणाम क्या होगा? उसे अच्छी अंक और सफलता मिलेगी, उसका जीवन संतुलन रहेगा, ठीक है ना। एक व्यक्ति है फॉर एग्जाम्पल कि वो प्रतिदिन योग, ध्यान और प्राणायाम करता है तो क्या होगा कि उसका मन शांत रहेगा और वो जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। मतलब ऐसा पुरुष रखेगा ही जिनकी जीवन संतुलित रहेगी, ठीक है ना। अब शत्रु आत्मा किसे कहते हैं? यानी कि जिसका मन नेगेटिव यानी कि नकारात्मक होता है, ठीक है ना। उसके जीवन में आलस्य और असंयम होगा। एक विद्यार्थी पढ़ाई से बचता है, समय व्यर्थ करता है और आखिरी समय में तनावग्रस्त हो जाता है, परिणाम क्या होगा कि असफलता और आत्मगौरव की हानि होगी। तो ऐसा उस पुरुष के साथ होगा जिसकी शत्रु आत्मा यानी कि उसका मन नकारात्मक है, नेगेटिव है, वो आलस्य और असंयम में ही रहता है। तो ऐसा पुरुष का विकास होना बहुत मुश्किल है। विकारों में फंसा मन, एक व्यक्ति क्रोध और ईर्ष्या से ग्रसित रहता है, मतलब वो विकार में फंस गया है, वो अपने रिश्ते खराब करता है और मानसिक शांति खो देता है। यानी कि जो भी व्यक्ति क्रोध और ईर्ष्या से ग्रसित रहेगा तो वो क्या करेगा कि अपने रिश्ते खराब कर लेगा। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता है तो लोग उनसे मित्रता नहीं करते, मतलब कि एक ईर्ष्यावान व्यक्ति अपने रिश्ते खराब कर लेता है। उनमें मानसिक शांति की आप अपेक्षा नहीं कर सकते,
जिसमें क्रोध और ईर्ष्या भरा पड़ा है। ठीक है, तो कैसे अपने मन को कंट्रोल करें, यानी कि अपने आत्मा को मित्र कैसे बनाएं? योग और ध्यान कीजिए। योग मन की वृत्तियों को रोकता है। योग करने से, प्राणायाम करने से आप में ये शक्ति ऑटोमेटिक आने लगती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर ऑटोमेटिक शक्ति आ रही है कि आप अपने मन को कंट्रोल कर ले रहे हैं। आपका मन ऑटोमेटिक कंट्रोल में आने लगेगा। आपको एहसास भी नहीं होगा कि कैसे कंट्रोल में आ रहा है। कैसे आ रहा है? योग और प्राणायाम की वजह से आ रहा है, योग साधना के कारण आ रहा है ना, क्योंकि योग और प्राणायाम से मन शांत होता है। सकारात्मक आदतें, प्रतिदिन प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़े, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता, चाणक्य नीति। ठीक है, अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाए, यानी कि डिसिप्लिन लाए, डिसिप्लिन में जीना सीखिए। सही समय पर खाइए, सही समय पर उठिए, सही समय पर व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, ईश्वर की पूजा कीजिए, जप कीजिए, है ना, सही समय पर। कोई भी समय में कुछ भी कर रहे हैं, अनुशासनहीन जीवन मत मतलब आप जिया कीजिए। ऐसे आप खुद ही गिल्ट फील करिएगा अपने आप पर। ठीक है, लेकिन यदि आपके जीवन में अनुशासन होगी, आपको खुद पर गर्व होना महसूस हो जाएगा। आप खुद से प्रेम करना शुरू कर देंगे। यदि आप खुद से प्रेम करेंगे तभी आप औरों से भी प्रेम कर पाइएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? देखिए, स्वयं से संवाद करें, प्रतिदिन आत्मविश्लेषण करें, अपने विचारों और कार्यों का मूल्यांकन करें कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आपकी सोच कैसी है, आप कैसे हो रहे हैं, इसका मूल्यांकन करना सीखें। स्वयं से संवाद करें, पहचानें अपने आप को। जब तक आप खुद को अच्छे से नहीं पहचान पाएंगे ना, आप ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे। ईश्वर को पहचानने के लिए, इस प्रकृति को पहचानने के लिए सबसे पहले खुद को पहचानना सीखिए। जानिए खुद को कि आप कौन है, आप क्या है। इस पे प्रश्न कीजिए। नहीं, मेरा नाम तो ये है, वो है, मेरा प्रोफेशन ये है, ठीक है, मेरा नाम संजय है, मैं एक इंजीनियर हूँ, केवल यही आपकी पहचान नहीं है। वो आपकी वास्तविक पहचान क्या है, समझिए कि आप कैसे व्यक्ति हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। खुद को पहचानने से ही आप ईश्वर को भी समझ सकते हैं और आप इस प्रकृति और इस प्रकृति की गतिविधियों को भी समझ सकते हैं। ठीक है, अपने आप को प्राणवान बनाइए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना सीखिए। आप धर्म और शास्त्र का अनुसरण करें, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण और उपनिषदों के श्लोक पढ़े। ये ग्रंथ आपके मन को शुद्ध और प्रेरित करते हैं कि आप एक अच्छी जीवन शैली को अपनाएं और आप अपने कर्तव्यों को समझे। ठीक है, अब मैं आपको दूंगा एक प्रेरणादायक संदेश। आपका सबसे बड़ा मित्र और शत्रु आप स्वयं हैं। आपको तय करना है कि आप किसे चुनते हैं। क्या सही बात लिखी हुई है, जबरदस्त बात लिखी हुई है। ये बात अगर आप मान लेते हैं और इसे आप स्वीकार कर लेते हैं तो आप बहुत आगे जाएंगे सच में। अब बात करते हैं सारांश यानी कि की टेकअवेज, जो आपको माइंड में रखना है। आत्मा को उन्नति की ओर ले जाना हर मनुष्य का कर्तव्य है। मन को नियंत्रित कर आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 6.5 का मुख्य संदेश यही है, अपने उद्धार के लिए आत्मा को ही सबसे बड़ा साधन बनाएं। यानी कि यही ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, प्रेरणादायक संदेश, यही मेन चीज़ है, इसे आप ध्यान में रखिए। ठीक है ना दोस्तों, अभी आगे और भी है जो मैं अगली पार्ट में बात करूंगा, इसी वीडियो के अगले पार्ट में, क्योंकि अगर इसी में बात कर रहा हूं तो आप देख ही सकते हैं वीडियो कितनी लंबी हो रही है। तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए हमारे साथ, यानी कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगले पार्ट में मैं आपको और भी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसे जानना और समझना आपके लिए, हम सब के लिए, मेरे लिए बहुत ही अधिक आवश्यक है। और जानिए कि एक सच्चा पुरुष, एक वास्तविक पुरुष कैसे बना जाए। ठीक है, तो आपका यहाँ तक रुकने के लिए बहुत ही अधिक धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको इसी वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत।